मैं बिट्टू कुमार स्वागत करता हूं आपके इस वीडियो में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कृतिका भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोग कृतिका भाग 2 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। है कहानी थोड़ा बड़ा है लेकिन बुक में, लेकिन एक शॉर्ट वे में बताऊंगा तो बस 4-5 मिनट का बात है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लाइन बाय लाइन, पंक्ति बाय पंक्ति पढ़ेंगे जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो हम आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि बुक खोल के रखिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक, पढ़ लीजिएगा सब होगा, नहीं पढ़िएगा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए, नॉलेज के लिए पढ़िए। ठीक, तो आप लोग चलिए, हम लोग उससे पहले लेखिका के बारे में जानेंगे, फिर कहानी पढ़ेंगे। चलिए क्या लिखते हैं देखते हैं। लेखिका मधु कंकारिका है, लिखे हुए हैं सना सना हाथ जोड़ी। ठीक, जन्म इनका सन 1957 में कोलकाता में हुआ था इनका जन्म। इनकी प्रमुख रचनाएं पत्ताखोर उपन्यास है, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में इशू। अंत में जो इशू है वो कहानी संग्रह है। ठीक, इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में एमए की है, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी की। कौन? मधु कंकारिका जी। ठीक, ये हो गया कुछ लेखिका के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे कहानी। ठीक, अब कहानी में लेखिका जो है वो, ये कहानी गैंगटॉक का है। ठीक, जो वो घूमने गई है, वो पहाड़ी इलाका है। ठीक, उसमें वो उस पहाड़ी इलाका के लोगों के बारे में बताती है और घूमती है तो कैसा होता है वो बताती है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या है कहानी में। ठीक, मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तहराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इसलिए वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। इस पैराग्राफ में बताती है लेखक जी, वो गैंगटॉक शहर है वो बताती है उसके बारे में। जो रात के समय होता है वो जगमगा उठता है। वो लाइट जो घर में जो लाइट होती है ऊपर से देखते हैं तो जगमगा उठता है, एकदम अच्छा लगता है कि लाइट पूरा जग लगता है कि आसमान के सारे तारे नीचे आके टिमटिमा रहे हैं, चमक रहे हैं। ठीक, सुबह शाम दोनों ये चमक रहे हैं। ठीक, कुछ इसी प्रकार इस पैराग्राफ में आगे क्या बताते चलिए हम लोग। और वह रहस्यमय सितारे भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतिद्रियता में डूबी रोशनी की वो जादुई कलर कि वो जो देख रही है ना ऊपर से सितारे जैसे चमकते हुए गैंगटॉक शहर को, कुछ इस कदर उनके जादू भरे क्षण और उसमें चिंता में डूबी हुई थी ये लेखिका। कुछ इसी प्रकार बताती है। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना ओठों को छूने लगी, सना सना हाथ जोड़ी, गर्दहू प्रार्थना, हमरो जीवन तिम्बरो कौशली, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। फिर बताते हैं लेखिका कि जो ये है ना, सुबह सुबह एक नेपाली युवती थी, औरत थी, उससे सीखे थे कि सना सना हाथ जोड़, मतलब छोटी छोटी हाथों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। ठीक, लेखिका आगे क्या बताते चलिए हम लोग देखते हैं। सुबह में युमतांग के लिए निकलना पड़ा था, पर आंखें खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेगी। आपको ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नागरे मुझे बता रहा था। क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। चलिए तो फिर क्या बताती है लेखिका, जो इनको सुबह में युमथांग निकलना पड़ा था तो वहाँ जाके जब नींद खुली तो वो बालकनी में भाग कर गए और देखने लगे वो कंचनजंगा का पहाड़, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और वो बताती है कि वहाँ के जो पहाड़ के जो लोग रहते हैं वो बताती है कि जो बादल अगर साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। तो वो बताती है जो कपाट की तरह, जो ठाकुर जी का मुकुट कपाट की ढका हुआ रहता है, उसी तरह कंचनजंगा छोटी है जो बादलों से ढका हुआ है। ठीक, उसी प्रकार। और बताती है कि ढके होने के कारण कंचनजंगा न पिछले बार दिखी थी ना अब दिखी। फिलहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूरी पर युमथांग था, जहाँ पे युमथांग यानी घाटियों, जहाँ पे हिमालय के रास्ता से जाते हुए तो वहाँ पे घाटियाँ और फूलों का बाग मिलेगी। ठीक, जो लेखिका के वो घुमा रहा था वो ड्राइवर जो था, वो ड्राइवर कम गाइडेंस ज़्यादा था, गाइड करने वाला, बताने वाला पहाड़ की जगह, वो पहाड़ी इलाके में ही रहता था। तो वो बताया था कि ऐसे ऐसे इस जगह पे जाया जाता है, ये जगह पे ये चीज़ है। ठीक, गाइड कर रहा था अभी। चलिए, तो वो पूछती है कि आगे पहाड़ मिलेगी, तो बोलते हैं चलिए तो देखते हैं आगे क्या। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी
के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक पताकाएं। ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नागरेक ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं है। नहीं, उतारा नहीं जाता है, यह धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती है, पर वे रंगीन होती है। नागरे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। फिर वो लेखिका लिखती है बुक में कि वो जब आगे बढ़ जगह पे धूपी के से खूबसूरत और नुकीले पहाड़ों को देखते हुए आगे बढ़ती है तो दूर एक जगह पे दिखाई देता है बहुत सारे श्वेत पताकाएं जो तो बोलते हैं, जो गाइड करते हैं वो ड्राइवर बोलते हैं कि ये श्वेत पताकाएं वो शांति और अहिंसा के प्रतीक। यहाँ पे जो नागरी वंश के लोग हैं जो हैं वो बुद्ध जी को मानते हैं। ठीक, तो वो जो जब भी किसी का बुद्धिस्ट का मृत्यु हो जाता है तो वो दूर कहीं पवित्र स्थान पे 108 श्वेत पताकाएं लगाते हैं उनके प्रति। तो ठीक, तो उनको नष्ट नहीं किया जाता, उतारा नहीं जाता है। ठीक, वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं। और वो जब किसी अच्छे काम के लिए भी रंगीन पताकाएं लगाते हैं, वो अच्छे काम के लिए। ठीक, तो कुछ इसी प्रकार बताते हैं। जो लेखिका है वो उनका बात सुन रही थी और वो जीप में एक दलाई लामा जी के तस्वीर देख रही थी। वो जगह जगह पे भी उनका तस्वीर देख रही थी। ठीक, आगे क्या कुछ इसी प्रकार इस प्रकार बताती है। आगे क्या लिख रही है चलिए हम लोग देखते हैं। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लोंग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस खे बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंजटेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इस दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वर्धा का शुरुआती स्थल है। आगे जीप बढ़ी और वो हंसते हुए आगे बढ़े और वो जितेंद्र जी जो गाइड का काम कर रहे थे और ड्राइविंग भी कर रहे थे, वो बताने लगे कि इस जगह का नाम कवि लोंग स्टॉक है और पे गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चिक्स खे बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंजटेक से संधि किया था। यहाँ के जो लोग होते हैं, सिक्किम के जो लोग होते हैं, लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग वर्ग के लोग होते हैं। ठीक, दोनों वर्ग के जो लोग हैं वो उनका जो झगड़ा चल रहा था वो वही जो स्थल है। इसी प्रकार बताते हैं। इस प्रकार आगे क्या बताते चलिए लेखिका हम लोग देखते हैं। उसी रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नागरिक कहने लगा, मैडम धर्म चक्र है। पेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप भूल जाते हैं। क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है। फिर लेखिका बताती है, आगे थोड़ी दूर पर जाती है तो वो एक झोपड़ी के अंदर देखती है घूमता हुआ एक चक्र। तो वो बताता है, जो गाइडेंस कर रहा था वो बताते हैं कि ये चक्र धर्म के प्रतीक है, जो इसको एक बार घुमाने से ना वो पाप पुण्य मिट जाता है। तो वो जो लेखिका सोचती है कि इस देश के जो आदमी हैं वो सबके एक ही जैसे का आत्मा है, कि पाप विश्वास अंधविश्वास में ये लोग भी रुचि रखते हैं, सब लोग मानते हैं, सबका एक ही जैसा आत्मा है। कुछ इस प्रकार बताती है। आगे क्या बताते चलिए हम लोग देखते हैं। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भरी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियां लाश के घरों की तरह पेड़ पौधे के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दशकों यात्रियों और तीर्थयात्रियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। फिर बताते हैं जो वो लेखिका बैठते हैं। ठीक, तो वो देखते हैं कि जो हिमालय के नजदीक जा रहे थे वो विशाल बड़ा आकार में दिख रहा था और पीछे जो लोग झोपड़िया था वो पीछे छूट रही थी, घरों जैसे दिखने लगे थे। वहाँ के जो नेपाली थी वो स्वेटर बुन रही थी और एक बौना सा आदमी वो कार्टून लेके अपना काम कर रहा था। ठीक, कुछ इस तरह आगे क्या पता चलिए हम लोग देखते हैं। और देखते देखते रास्ते वीरान सड़कें और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशाल काय होने लगा। गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उस भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सड़कें कच्चे पक्के रास्ते से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच चिक्कोले खाते निकल रहे हो। फिर बताते हैं जो ये रास्ता बहुत वीरान और जलेबी की तरह घुमाव थे। ठीक, तो वो आगे से ही आगे बढ़ रहे थे। हिमालय विशाल काय के रूप में दिख रहा था। जो घटाएं जो है वो घराती पताल चूम रही थी। बीच बीच में जो रंग बिरंगे फूल वो शिद्दत से दिखने लगी, जो बहुत रंग बिरंगे अधिकतम लाइन फूल जो दिखने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो कि हरियाली के गुफा की ओर हम लोग जा रहे हैं। कुछ इस तरह कल्पना हो रहा था इनको लेखिका।
आपको नहीं लगेगा जबकि कोनो अनजान जगह पे जाइए जहाँ पे सुनसान सिर्फ हरियाली हरियाली दिखेगा, चारों तरफ से ऐसा लगेगा कि कहीं घुस रहे हैं तो एकदम होगा कि गुफा ही होगा गुफा ही जैसे ही खंडर में घुसते हैं चारों तरफ लगता है पैक, काला काला लगता है, भूते। उसी तरह उनको दिख रहा था, उनको कल्पना हो रहा था कि ऐसा सारी जगह हरियाली था, पेड़ पौधे थे नहीं तो पहाड़, तो उनको दिख लग रहा था कि हम हरियाली की गुफा में ही जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या बता रही है। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, पर मैं मौन किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला कर बहती चांदी की तरह क्रोध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। यह बताती है लेखिका की जो बिखरी असीम सुंदरता वो मन को मोह रही थी। सभी सैलानी झूम झूम कर गा रहे थे सुहाना सफर और मौसम हंसी, कुछ इसी प्रकार गा रही थी जो लोग घूम रहे थे। एक और बताती है कि मैं मौन थी, इसी ऋषि की तरह शांत बैठी थी। वो जीप की खिड़की खोलकर कभी ऊपर देखते हैं आकाश को छूता हुआ पहाड़ों को, तो कभी देखते हैं जो दूध की धार की तरह बहती हुई झरने को, तो कभी देखते हैं नीचे इठला कर बहती चांदी के तरह रौंद कर जो तिस्ता नदी को दिख रही थी, जो सिलीगुड़ी से ही इनके साथ था। ठीक, जो बताती है कि ऐसा जो सुंदर नदी हमने पहले कभी देखी थी। बताती है कि मैं रोमांचित थी, खुश मिजाज थी, खुशी थी, मैं पुलकित थी, मैं चिड़िया की तरह हल्की थी। कुछ इस तरह में लेखिका बताती है। ठीक, आगे क्या चलिए हम लोग देखते हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदमी युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सुंदर को छूने लगा। फिर क्या लेखिका बताती है कि जो मेरे नगपति विशाल, जो हमने हिमालय को सलामी देनी चाहिए, रुकी एक जगह और उतर कर देखी तो ऊपर से शिखरों के शिखर पर से फेन उगलता झरना, जिसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल, फ्लैश चमकने लगे। सभी जो लोग थे वो इस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर रही थी। और तभी जो लेखिका वो साइड में जो बड़े बड़े भरकम पत्थर थे उस पर बैठ गई। तभी वो झरने की जो आवाज़ है वो अपने संगीत में वो सुनने लगी। तभी वो उठी और बगल में जो नहीं तो उन पे जो पाँव डुबोया तो उनको वो अंदर तक भीग गई। ठीक, कुछ इस प्रकार में बताते हैं। आगे क्या बताते हैं हम लोग देखते हैं। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं ही भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। क्या हुआ कि जो तो इस नज़ारे को सोचती है कि इसी तरह मैं बहती रहूं, सुनती रहूं, लेकिन जो जितेंद्र था वो ड्राइवर थे वो गाइड भी थे, एक तरह से वो जिद करने लगते थे चलिए आगे, इससे भी ज्यादा खूबसूरत चीज है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवारें की तरफ पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। फिर बताती है कि वो आगे बढ़ी तो वो देखती है कि सारा जगह कहीं हरियाली के, क्योंकि हरियाली हुए रास्ता बिना प्लास्टर के जो पत्थरे हैं वो कुछ इसी प्रकार इनका नजारा था, जो ऐसा लग रहा था कि कुछ ही क्षण में गायब हो जाता था। तो उनको लग रहा था कि कोई छड़ी, जादू की छड़ी घुमा दी हो, जो सारा जगह जो बादल का लेयर चढ़ गया होगा। ठीक, कुछ इसी प्रकार बताते आगे हम लोग देखते हैं। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसी मुझे सायानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नजरों के छोड़ती ही खूबसूरती अपने को अंतर दे देने की अनुभूति करवाते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे वहीं कहीं लिखा था। चित्रलिखित में मैं छाया और माया बन रही थी, जो इस अनूठे खेल को अपने आंखों से भर रही थी। वो ऐसा लग रहा था कि और इस नजारे को इसे ऐसे बन रहा था, ऐसे लग रहा था कि मेरे जीवन का उद्घाटन हो रहा है। ठीक, धुंध की चादर हटी तो वो आगे बढ़े तो बड़े बड़े दो पहाड़ के छाया तो सामने वही पहाड़ देख लिए। तो थोड़ा जीप को रुकवाया और वो उतरकर देखने लगा। ऐसे लग रहा था कि जन्नत है सामने में है। नजरों के छोर से खूबसूरती ही खूबसूरती दिख रही। पर्वत, झरने, फूल, वादियों, घाटियों के नजारे थे ऐसा, और वही थोड़ी दूर पे लिखा था वह था ठीक ग्रीन। ठीक, कुछ इसी बारे बताते हैं। आगे क्या बताते हैं हम लोग देखते हैं। आश्चर्य पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतह प्रवाहन, झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर आवारा बादल, मध्यम हवा से हिलोर लेते प्रियुता रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय तान में बहते हुए चित्रवेती। और समय के इसी सतह में तिनके साथ हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद यही चलायमान संदर्भ संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस
बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर ओठों को छूने लगी थी। सना सना हाथ जोड़ी थी, तभी वह इंद्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सुखी टहनी सा टूट गया। फिर लेखिका बताती है कि वो आश्चर्य में पड़ गई। वो पल भर में देख रही थी कि कितना ब्रह्मांड में कैसे कुछ घटित हो रहा है। ठीक सतत प्रवाहते झरने, जो बेग से बहती तीस्ता नदी, जो सामने उठती ऊपर मंडराते हुए आवारा बादल, और ठंडी ठंडी हवा में हिलोर लेते हुए प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल सब अपनी अपनी लय तान में बहते हुए दिख रही थी लेखिका जी को। और धीरे चलते चलते वो देख रही इसी सतत प्रवाह में तिनके में बहता हुआ हमारे अस्तित्व। ठीक कुछ इसी बात इस बताने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं दद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आलमलीन नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हो। मैंने देखा इस अद्वितीय सुंदर से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। उनके आंटों की कोमल काया पर हाथों में कुल्हाल और हथौड़े, बड़ियों की पीठ पर बड़ी ढोको बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इससे इतने स्वर्गीय सौंदर्य नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख मौत देने और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना, साथ साथ वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही है, वही ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह। मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थर में बदला जाता है। फिर बड़े बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर काटे रास्ते पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। इस पैराग्राफ में बताते हैं लेखक कि जो पहाड़ी इलाका में जो लोग रहते हैं वो पहाड़ को तोड़ने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। पहले तो डायनामाइट से पहाड़ को उड़ाया जाता है, उसको फोड़ा जाता है, उसके बाद बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, बड़े बड़े पत्थर को उसको फिर तोड़ा जाता है, फिर उसको काट के मेहनत करके उसमें उसके बाद उसको हटा के तब रास्ता बनाया जाता है। थोड़ा सा भी गलती हुआ सीधे मृत्यु, कुछ नहीं सीधे मृत्यु। आई कि समझ पहाड़ पत्थर कितना बड़ा बड़ा पहाड़ पर से वो लोग पहले खोदती होगी, पहले डायनामाइट से उड़ाती होगी, फिर उसके बाद उसको काट के तराश के मेहनत करके रास्ता बनाती है। हम लोग कुछ इसी प्रकार बताते हैं इस पैराग्राफ में लेखिका। ठीक आगे क्या बताते चलिए हम लोग देखते हैं। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइंड दैट टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताजुब करेंगे, पर इस रास्तों को बनाने में लोगों मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन डोलती आदिवासी युवती। उन आदिवासी युवती के फूले हुए पांव और इन पत्थर पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। फिर इस पैराग्राफ में बताती है लेखिका कि वो थोड़ा आगे जाकर सिक्किम सरकार का एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, नोटिस बोर्ड, वो पहाड़ियों की तरफ। उसमें लिखा होता है, एवर वांटेड हु डिफाइंड दैट टू बिल्ड दीज फोरस। आप जानते ताल्लुक होइएगा कि इस पहाड़ को बनाने में उन लोग का बड़ा योगदान है बहुत। वो मौत के खेल के वो पहाड़ के में से के बीच से रास्ता बनाते हैं पहाड़ी लोग। तो जो ताल्लुक हुआ उनको कि देखा, पीछे घूमी और देखने लगी कि पलामू और गुमला जंगलों में जो पहाड़ी थी वो अपने पीठ पे कपड़ों से बांधकर अपने बच्चे को रखी हुई थी, और उसके पाँव जो फूले फूले हुए थे वो और उनके हाथ में निशान हुए थे, गांठे हो गए थे। वो एक ही चीज दिखा रहा था, यही कहानी बता रहा था कि सारी मलाई एक तरफ और सारी यातना, परेशानी, दुख, दर्द एक तरफ। इस प्रकार बताते हैं कि जो ठेकेदार होते हैं वो अपने मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक सारी मलाई एक तरफ, मतलब कि जो काम करवाने वाले होते हैं वो अपने तो बैठ के रहते हैं, ठीक। उसके बाद मजदूर लोग तो अपना काम करते हैं, सारा खेल मजदूर का रहता है, वो अपना काम करती है, धूप में, वर्षा में, ठंडी में अपना मेहनत जितोड़ मेहनत करके वो करता है, और बैठ के कौन खाता है? ठेकेदार। इसीलिए कहते हैं थोड़ा बेटा पढ़ लो, सिर्फ पढ़ने नौकरी के लिए नहीं पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, ज्ञान रहेगा तब ना। अगर वो मजदूर पढ़ा लिखा रहता तो वो ठेकेदारी करता ना कि मजदूरी, ठीक। तो इसलिए बोलते हैं भाई पढ़ लेगा अच्छा करेगा, नहीं पढ़ेगा तो वही मजदूरी की तरह करेगा, ठीक। चलो हम लोग आगे देखते हैं। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इसे इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई है। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये बेस्ट एक्ट रिप्लेइंग है। कितना काम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे नदिया किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह खंडहर ताजमहल बन गया था। फिर इस तरह बताती हैं जो जितेन और इनके साथ जो मणि थी ना, वो इनको ढूंढते ढूंढते इनके पास आ गई। तो वो जितेन बोलते हैं कि इनको दुखी देखते हैं, तो मैडम ये तो आम जनता है, ये लोग तो आम जनता है, ये कहीं भी मिल जाएंगे। जिसके लिए आप आए वो देखिए, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतना पैसा खर्च किए हैं, वो बताती है। फिर लेखिका बताती है ये बात सुनकर कि ये जो देश के आम जनता है ना, वो अपना कम लेकर, मतलब अपना कम लागत लेकर अपना जो योगदान है वो अधिक देती है। ये सब देखते हुए ये जीप में बैठी लेखिका, उसके बाद जो पीछे मुड़ के देखी तो एक श्रम सुंदरिया जो थी न किसी बात पे उनको खिलखिलाकर हंसने लगा। तो ऐसा लगा लेखिका को कि वो सारा खंडहर ताजमहल जैसा बन गया। आगे क्या बताते हैं हम लोग देखते हैं। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर एयर पिन बेल्ट लेंगे और तेजी से ऊंचाइयों पर चढ़ते जाएंगे।
हेयर पिन बेल्ट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेंद्र ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेंद्र हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। इसमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। आते हैं लिखेगा कि अब तेजी से ये लोग ऊंचाई पर चढ़ने लगे तो वो जो जितेंद्र थे वो बता रहे थे कि हर मोड़ पर हमें हेयर सीट बेल्ट लेना लेंगे और इससे तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते रहेंगे। वहीं पे थोड़ी देर पर देखे हेयर पिन बेल्ट के ठीक पहले थे तो उन्होंने देखा 7-8 साल के बच्चे जो पहाड़ों पे चल रहे थे, स्कूल जा रहे थे, वो इनसे लिफ्ट मांग रहे थे। तो वो बता रहे थे कि ये बच्चे रोज 3-3.5 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ पे चढ़ते हैं सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। दूर दूर से आता है पढ़ने के लिए बच्चे। तो वो जो मणि थी वो हंस पड़ी और पूछ लिया कि क्या यहाँ पे स्कूल बस नहीं है? स्कूल बस। तो वो हंसकर बताने लगा जितेंद्र जी कि ये मैदान जैसा नहीं है जहाँ पे हर सुविधा हो, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। ले लेके एक ही स्कूल है जिसमें बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और वहाँ पे पढ़ते ही नहीं, सिर्फ कुछ बच्चे होते हैं वो अपनी माओं के साथ गाय भैंस चराती है या फिर जंगल से लकड़ी तोड़ती, पानी भरती, शाम तक वो अपने घर चले जाती है काम करते हुए। जितेंद्र वो खुद बताते हैं कि मैंने खुद ये लकड़ी ढोए हैं, लकड़ी के गट्ठे। कुछ इसी प्रकार हम लोग देखते हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के पर कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर बताती हैं कि जो कुछ धीरे धीरे आगे चल रहे थे तो खतरा और बढ़ रहा था। इतना ही जो रास्ता था और जो पहाड़ के बीचों बीच यहाँ पे पहाड़ पे वो इतना ही बना था कि जीप इतना चल सके। थोड़ा भी इंच भर भी इधर से उधर गया सीधे जीप घाटी में और ये लोग ऊपर। हाँ, बहुत छोटा रास्ता बनाया गया था। तो वो जो चेतावनी थी वो इन लोग को सहज कर रहा था, मतलब बता रहा था कि जो सामने में देखे तो वो उसमें एक नोटिस बोर्ड में लिखा था कि गाड़ी धीरे चलाएं, आपके घर में आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे और देखते हैं क्या बताते हैं। और एक बात और बता देते हैं कि आप लोग भी आप तो इतना बड़े 10th में चले गए, कोई गाड़ी चलाने आ जाए तो गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाएं। कोई जबरदस्ती नहीं है कि एकदम आप 100-90 की स्पीड में दिखा रहे हैं, अरे सामने वाला दिख नहीं रहा। आप लोग भी गाड़ी को धीरे से चलाइएगा क्योंकि आपके भी घर में मम्मी पापा इंतजार करते रहते हैं। आप 16-17 साल के होंगे और मानिए कि इतना स्पीड में चला दिखा रहे हैं, आपको लग रहा है कि एकदम अच्छा लग रहा है, लेकिन सामने वाला फुटका हुआ है, कैसा गधा लेकिन चला है। तो हम यही कहेंगे कि गाड़ी को धीरे चलाएं। हाँ, समय आने पर ऐसा हैगा कि नहीं इमरजेंसी है तो कोई भी स्पीड जाता है, ठीक, एम्बुलेंस भी स्पीड चलाता है, लेकिन वो उसको इमरजेंसी रहता है। लेकिन कोई इमरजेंसी नहीं, किसी के दिखाने के चक्कर में स्पीड मत चला कि तुम्हारी जो माँ है 9 महीना तुम्हारे पेट में रख के पाली तो उसका दर्द कम नहीं हो सकता है। कारण कि 10 सेकंड में तुम मर जाओगे। उनको क्या जो घर में इंतजार करिए, पापा को क्या जो तुम्हारे पर नाज रखते होंगे कि मेरा बेटा है जो पढ़ेगा लिखेगा अच्छा करेगा, गाड़ी जिद से गाड़ी खरीदवा लिए एकदम कुत्ता की तरह चला रहे हैं। अरे भाई थोड़ा धीरे चलाओ, कोई जरूरत नहीं है दिखाने के चक्कर में आओगे तो बर्बाद हो जाओगे, पढ़ाई लिखेगा। ठीक, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इतना ही कहेंगे कि गाड़ी को धीरे चलाओ। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, बी केयर मैन इंटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाली याक दिखे। काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा, हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लड़कियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बगानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बगानों में कई बोकू पहने सिक्किमी परिधान चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का वोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेरे रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चित सो रही थी। ठीक इस तरह बताती है कि आगे बढ़े तो इनको एक और नोटिस बोर्ड मिला जिसमें लिखा था, बी केयर मैन इंटर अराउंड। पक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाली याक मिली जो प्राकृतिक रूप से जो ठंड बर्फीला जगह पे उनके लंबे लंबे बाल है जो इससे रक्षा करती ठंड से। ठीक, वो दिखाई दी इन लोगों को। तो फिर सूरज ढलने लगा था और इन्होंने कुछ पहाड़ी औरतों को देखी जो गायों को चराकर घर वापस की ओर लौट रही थी, घर की ओर वापस लौट रही थी। और कुछ बच्चे उनके थे जिनके सर पे गट्ठे थे लकड़ी का, वो ले जा रही थी अपने घर की ओर। तो उन्होंने देखा, फिर थोड़ी दूर आगे गई, फिर जो आसमान में धुंध छा गई और शाम सूरज ढलने लगा। और कुछ जब जीप है जो चाय के बगान की ओर गया तो इन्होंने देखा कि फिर इनको एक सुंदर दृश्य ने खींचा नीचे की ओर। तो जो नीचे की ओर देखे तो पूरा चाय के बगान में घूम रहे थे। ऐसा अच्छा दृश्य था कि वहाँ पे जो पहाड़ी औरतें थी वो बटक लेके, मतलब टोकरी लेके उसमें चाय की पत्तियों को तोड़ रही थी। और लाल गुलाबी बकू का अर्थ हो जाएगा वही टोकरी लेके वो लोग चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। तो उनको लाल गुलाबी चेहरा देखकर इनका जो लेखिका है इनका मन मुग्ध हो रहा था। ठीक, इतना अच्छा लग रहा था। अभी देखिए इमेजिन कीजिए कि आप एक सिक्किम जब कभी जाइएगा तो देखिएगा कि वहाँ पे चाय की खेती होती है। तो वहाँ पे पत्ती जो तोड़ती है एकदम मतलब अच्छा कपड़ा, उनका अलग ही पोशाक होता है वो सिक्किम में रहने लोगों का। तो वो लोग
अजीब गजब अच्छी लगती है वो चोटी हुई, तो वो सुंदर देखने में इनको किसी को भी मन को मोह लेगा। ठीक, युमथांग पहुंचने के लिए इनको रात भर के लिए पड़ाव लेना पड़ा। ठंडाई में इन्होंने रुके जो पहाड़ी के बीच में एक अच्छा गांव था। ठीक, तो उन्होंने जो लेखिका है और इनके साथ जो थे वो उसमें रात वहाँ पे रात भर गुजारे। ठीक, वो नीचे पहाड़ के नीचे सांस लेती हुई एक लायुंग गाँव की उसमें इन्होंने लोग ने अपना आराम किया। ठीक, आगे क्या बताते हैं हम लोग देखते हैं। उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घाटियों घुंघरुओं की झुनझुनाहट सी आंखों अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा विसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वहीं सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षमय अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। फिर इस पैराग्राफ में बताते हैं लेखिका जो लाइन में इन्होंने रात भर गुजारा, तो वहाँ पे एक झोपड़ी में इन्होंने गोड़ हाथ धोकर मुकान को धोकर इन्होंने तीस्ता नदी के किनारे एक छोटे छोटे पत्थर जो थे उन पर बैठकर ये सोचने लगी। जो वहाँ के कुछ लोग जो थे वो अपने अपने घर जा रहे थे। ठीक, और जो वो मंदिर थे बगल में उनकी घुंघरू का झुनझुनाहट और पक्षी परिंदे जीव जंतु अपने अपने लय में थे, अपने अपने में व्यस्त थे और शांति और मध्यम मध्यम धीमी धीमी हवा बह रही थी। एकदम मन को शांति दे रहा था। वह शांत जगह पे आसान जगह पे अच्छा मन को भा लेता है। ठीक, तो वो बताती है लेखिका कि यही सबसे अच्छा जगह होता है कि मन को शांति मिलता है, कि हर जगह पे शांति हो, पशु पक्षी अपना पेड़ पौधे अपने में झूम रहे हो। फिर से वो बताती है कि हमारे जो पीढ़ी के लोग हैं वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो उसमें अपराध कर रहे हैं, बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। ठीक, कर रही है। अभी तो उन लोगों को जो अभी देखिए एआई से कुछ भी बन जाता है, बहुत कुछ उनको अच्छा लग रहा है। जो मोबाइल आ गया, पहले के टाइम में था चिट्ठी लिखते थे, अब मोबाइल आ गया है तो वो सब मोबाइल पे डिपेंड है। अगर किसी को खाना ना मिले तो ठीक है, लेकिन मोबाइल ना मिले तो अजीब पागल सा हो जाएगा कोई भी। तो वही जो नेचर से उन लोगों को लेना देना नहीं। जितने हर समय कोई बच्चे लोग जो अभी जो आप लोग होंगे वो फ्री फायर में बिजी रहेंगे, बस फ्री फायर खेलते रहेंगे। खाना पीना क्या कुछ नहीं, खाना होना है कोई मतलब नहीं, खेलते हैं मोबाइल। बच्चे अभी तो जन्म लेता नहीं है कि मोबाइल सबसे पहले चाहिए, माँ का तो नहीं चाहिए, सबसे पहले मोबाइल चाहिए। मोबाइल के किसान ऐसे बेवा करते हैं। इसलिए बताते हैं कि बहुत और इसके कारण है कि दिल्ली में अभी प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण ज़्यादा फैल गया तो बोलता है वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत है, तो वो लोग भाग रहे हैं। और जगह जगह पे हमारे जो सरकार है वो काटिए रहे हैं पेड़ पौधे को। बात खत्म। क्या है, एक वक्त ऐसा आएगा पीछे सिलेंडर टांग के सांस ऑक्सीजन खरीदा जाएगा। अब कुछ दिन के बाद ऐसा आएगा सिलेंडर रखे रहेंगे, ऑक्सीजन बिकेगा। अभी भी पेड़ पौधा कम से कम एक न एक लगाते रहो। ठीक, पेड़ पौधे के बिना कारण बस मत काटो करो। ठीक, जो फिर ये लेखिका बताती है कि हमारी पीढ़ी तो खिलवाड़ करिए रहे हैं, जो अपने पर अपराध है ये करना नहीं चाहिए, जिसके कारण हम लोग भुगत रहे हैं। और हम लोग काट रहे हैं तो हमारी जो पीढ़ी होंगे वो और भुगतेंगे, वो सिलेंडर लेके घूमेंगे और क्या। फिर लेखिका बताती है जो हिमालय है वो हमारे लिए सिर्फ कविता ही नहीं, वो दर्शन भी बन गया है। ठीक, आगे क्या बताते हैं हम लोग देखते हैं। अंधेरों होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार पर तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल सारी मानसिकताएं बह जाए इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे घराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदमी रात्रि की महक से का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सौतलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी माफ करते हुए वो शानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब आवक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था, उसके भीतर कहाँ से आता है इतना आनंद। फिर बताती है कि लेखिका जो धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और बादल काले बादल से ढक रहे थे, जो आसमान थे वो काले बादल से ढक रहे थे और रात हो रही थी। तो इन्होंने तीस्ता नदी किसी तरह जाके तीस्ता नदी के किनारे बैठी हुई थी। तो जो जितेन जी थे वो लकड़ी के कांट पे वो म्यूजिक बॉक्स को रखे वो नदी आवाज में बजाने लगे। तो वो बजाते अपने संगी साथियों के साथ बजाते बजाते वो अपने में नाचने लगे। ठीक, जो नाचने के धुन को देखकर जो आसपास के जो लोग थे वो भी आके वहाँ पे अपना मौज मस्ती करने लगे। ये देखकर जो लेखिका भी गई उसमें वो भी अपना नाचने लगी और गाने लगी। जो देखती है कि जो लेखिका के जो दो मित्र हैं वो 50 वर्षीय मणि वो ऐसे नाचने लगे कि उनके सामने में सब उन्हीं को देखने लगा। वो देख के आबुक हो गए कि कैसे नाचना। बस इसी प्रकार कुछ मस्ती भरी रात को गुजारे और इस सुबह बेहद शांत और सुरमय तीस्ता नदी की शांत धारा के सामने ही कलकल पर बहती हुई अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह में अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल की शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदान से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ों किसी जन्नत से कम नहीं थे। फिर जो रात बिता फिर मस्ती, तो सुबह में जो लायुंग जो थी वो की सांधाएं कलकल बहने लगी। ठीक, और उसके जो स्थायी लोग हैं वो आलू धान की खेती और उसके बाद दारू का व्यापार करते थे। तो उन्होंने पैदल ही सुबह में निकल गई किस चीज़ के लिए, बर्फ की तलाश में, बर्फीला जगह को देखने के लिए जमीन से। लेकिन अप्रैल का शुरुआती महीना था, वहाँ पे अप्रैल के महीने में एक बर्फ का एक कतरा भी नहीं दिखा इनको। तो
जो ये थी जमीन से 14,000 फीट ऊपर ऊंचाई पे थी। जो नीचे जो लोग रहते हैं स्थानीय जमीन पे, जो स्थानीय जमीन पहाड़ों पे नहीं जाते हैं, वो उनके लिए जो बर्फीला जगह है, बर्फ पे ढका हुआ पहाड़ किसी जन्नत से कम कुछ इसी प्रकार रहते हैं। चलिए आगे क्या लेते हैं हम लोग। सुनते हुए एक सिक्किम नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते रेनफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाओं चली जाऊं तो मुझे वहां तटिया बर्फ मिल जाएगी। कटाओं यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाओं जो कि अभी तक टूरिस्ट स्टॉप नहीं बनने के कारण फ्रियो में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटालो जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लड़की के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय के आकर बहाल थैले में रखा उस महुआ गुडुप कर लिया था। मीठी छिड़कियां देखकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश जितेंद्र लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बदलमय। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस पर बारिश एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर बड़ी सावधानी से मौत टली। फिर क्या हुआ, जो वहीं पे घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने उनको बताया कि जो प्रदूषण है के कारण जो रेनफॉल है वो बहुत कम गई है। आपको कटाव चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको बर्फ मिल जाएगी। जो कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड है, ठीक। जो कटाव जो है वो टूरिस्ट स्टॉप नहीं बना है, जिसके कारण वो अभी प्रचलित में नहीं है, ठीक। वहाँ पे नवयुवक है वो बताता है कि वहाँ पे चले जाइए, वो सटिया बर्फ मिल जाएगी आपको, ठीक। तो वो ये सही बतिया रहा था जो नवयुवक है वो लेखिका से। तो उनकी जो पत्नी थी वो लड़की के घर के बाहर से देख रही थी, वो देख रही थी, ठीक। अभी जो गाय आकर वो उनके जो थाल में महुआ गुपुक कर जो था वो खा गए, वो गाय खा गया, तो वो उस गाय को भगा दी, ठीक। तो फिर जो हुआ कि उम्मीद, आवेशना और उत्तेजना के साथ इन्होंने कटाव की ओर चल दी। जो कटाव था वो लायुंग से 5 फीट ऊंचाई पर था। वो जो जितेंद्र वो अपने संभाल के गाड़ी चला रहे थे, ठीक। तो पूरा चारों तरफ से धुंध घिरा हुआ था, जिसमें जो लेखिका थी वो इनके सांस के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। वो ध्यान से देखती रही उनको गाड़ी को कैसे चला रहे थे। पूरा चारों तरफ जो धुंध घिरा हुआ था, शांत सन्नाटा था, वो जा रहे थे वो कटाव की तरफ। तो वहीं पे जाते जाते इनको एक नोटिस बोर्ड मिला, ठीक। वहाँ पे जो लिखा था कि इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड लिखा हुआ था। फिर वो थोड़ी देर आगे गए तो वो फिर एक नोटिस बोर्ड में लिखा था, दुर्घटना से देर बड़ी सावधानी से मौत टली। इस प्रकार कुछ लिखा हुआ था नोटिस बोर्ड पे। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही दृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नागे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था कि जैसे किसी ने इस पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नागरे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है। यह बर्फ थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ों दिख रहे थे, साबुन के छाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकालकर दूर दूर तक देख रही थी, चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेंद्र ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम लोचो। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। फिर क्या हुआ, जो आधे रास्ते के बाद धुंध छटी और जिनको जो डर था वो भी हट गया। वो देखने लगे कि जो नागे था उत्साहित होकर कहने लगा कि ये भारत का स्विट्जरलैंड है। और स्विट्जरलैंड जो इनके जो मनी जो दोस्त थी वो घूम ली हुई थी, तो वो बता रही थी कि ऐसा सुंदर स्विट्जरलैंड नहीं है, इतना ऊंचाई पे स्विट्जरलैंड नहीं है, ठीक। कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही दिख रहा था पहाड़, बर्फ उजले बादल, काले उजले रंग के पहाड़ सामने से दिख रहे थे, जिसपे मानो कि वो पाउडर छिटा गया, जो किसी कारण बस धूप में और उड़ गई हो और जो बच गया उस पर छूट गया। उसी प्रकार वो पहाड़ दिख रहा था, ठीक। फिर जो नागरिक था वो उत्तेजित होकर बोला कि देखिए ये ताजे ताजे बर्फ है जो रात को ही गिरा। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो इनको दिखने लगा वो बर्फ से ढके पहाड़, साबुन के छाछ की तरह चारों ओर तरफ से वो चमकते हुए बर्फ जो दिख रहे थे, ठीक। लेखिका को जो जीप से मुंडी को बाहर निकाल कर देख रही थी वो पहाड़ को, ठीक। फिर एकाएक जितेंद्र ने पूछा, कैसा लगा ये? तो जिन्होंने जवाब दिया कि राम रोजो, ठीक। तो जो हंसकर वो बोलने लगा जितेंद्र जी कि क्या आपको कब नेपाली बोली सीख ली है, कब आप ऐसा नेपाली बोलने लगे? तो वो अपने गर्व से उठा और मुस्कुराने लगा कि वो अपना भाषा सुन के, ठीक। फिर एक तरह से चमत्कार हुआ, जो ऊपर से महीन महीन धीमी धीमी बर्फ गिरने लगी, ठीक। कुछ इस तरह आगे क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। तो माया संदेश मलाई छताऊं, तुम्हारे प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहूं और बिखरी यह बर्फीला सुंदरता जितेंद्र के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वो। हम सभी सैलानी अब जीप से उतर कर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ, ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक और हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरा में कैद करने में लगे थे। मेरे पांव छन छन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाव, जुम, थांग और झांगू
लेक की तरह टूरिस्ट स्टॉप नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर धनाधन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इनसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। फिर इस पैराग्राफ में बताते हैं कि लेखिका इमरो कमाया संदेह कमलाई तुम्हारा जो प्यार है वो हमें सदैव रुलाता है। ठीक, जो बर्फ के नजर था वो जितेंद्र को भी खुश कर रहा था, वो देखकर वो भी बहुत खुश हो रहे थे। ठीक, और प्रेम के झील में तैरने तैरते तैरते वो गाने लगे। हम सैलानी सभी जीप से उतरकर वो बर्फ पे कूदने लगे थे। ठीक, वो वहाँ पे जो सब लोग थे वो घुटनों घुटनों भटक के जो बर्फ था वो सब जो लोग थे वो अपने कैमरे में वो रंगत को उस जन्नत का सीन को अपने कैमरे में खींच रहे थे। जो और उसके बाद इन्होंने वहाँ पे वो अपना ख्वाहिश पूरा हुआ जो देखने लगे, और देखते देखते वो सोचने लगे कि वो भी कूदते बर्फ में, लेकिन उनके पास जो बर्फ में बड़े बड़े जूता वो नहीं था, क्योंकि वो जो कटाव है वो थांग जंगू की तरह प्रचलित नहीं है जहाँ पे दुकान हो। यहाँ पे तो वो छोड़िए एक भी दुकान नहीं था, तो जिसके कारण ये तो कैमरे में ना ही दुकान था तो वो फोटो तो खींच नहीं सकते, लेकिन लेखिका अपने मन में वो सारे सीन पीरियड को अपने मन में क्लिक कर रही थी, कैमरे से खींच रहे थे, जो कि जिससे महानगर के डार्क रूम में वो फिर से देखने लगे, वो याद उस पल पे जाकर के वो खुश हो जाए, कुछ इसी प्रकार देखने लगे। ठीक, और उस पल को उन्होंने इनको जो वो पल था वो उनको आध्यात्मिक से जोड़ रहे थे कि मानिए तो विभोर कर देने वाली दिव्यता जो ऋषि मुनि है, ऋषि मुनि वो वेदों की रचना किए होंगे, उनको ये मंत्र वो यहीं पे सर्वे भवन्तु सुखिन का मंत्र प्राप्त किए होंगे। ठीक, और एक तरह से बताते हैं कि वहाँ पे जो चोर भी अगर चले जाएंगे तो एक पल के लिए थोड़ा देर कोरोना होंगे वो बुद्ध बन जाएंगे। ठीक, बुद्ध बन जाएगा, कुछ इस प्रकार में बताते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। और कभी दिमाग में कौन था कि मिल्टन ने इव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरे का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मनी से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, पर मनी उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है, पूरे एशिया के देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों के बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही मचती है तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल जलधरा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का संसार कितना सुंदर। स्वप्न जागते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक छीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उस पहाड़ियों का ख्याल आ गया। फिर बताती है लेखिका कि इस पैराग्राफ में कभी उनको दिमाग में कौन था, उनको अकस्मात याद आया कि जो मिल्टन साहब है वो ईव की सुंदरता में बताते हैं कि जो शैतान भी है वो कुछ देर तक ठगा जा रहा होगा, क्योंकि होगा वो मंगल को कुछ पलों के लिए भूल जाता होगा। ठीक, और तो वो फिर जो उनकी दोस्त मणि थी उन्होंने लेखिका ने पूछा उनसे कि क्या तुमने मिल्टन साहब का कविता पढ़ी है, तो वो दूसरे ही सवाल में जूझ रही थी। वो शिखर जल स्तंभ है पूरे एशियाई का, जो है कि सर्दियों में वो बर्फ का संग्रह करती है और गर्मियों में जब हम लोग जल के लिए त्राही मचती है तो यह जल यही बर्फ शिला पिघल कर हमारे कंठ को त्रासती है। वो ये सब सोचकर वो अपने माथा पे हाथ रख लेती है। उनको चिंता होने लगता है कि इतना ऋण है इन नदियों का हम लोगों पर, कि संसार कितना सुंदर। और सपनों के उस लम्हों में हमने सोचा, फिर उन पे जो लिखे पे उदासी छा गई, क्योंकि उनको उन पहाड़ियों के ख्याल आ गया। ठीक, कुछ इसी प्रकार आगे हम लोग देखते हैं। आत्मा की अनंत परतों को छिलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि कभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियों ध्यान आया, यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिए, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। भटूला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेंद्र ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। फिर आगे जब इन्होंने अपना जो लम्हा सफर को अपने दिल में बसाए हुए वो आगे बढ़ते हैं तो उनको फौजी एक का दुखी फौजी दिखने लगते हैं, जो कि वो याद था कि ये बॉर्डर है एरिया है। तो उन्होंने वो उनसे एक फौजी से पूछा कि आप लोग इतने ठंड में वहाँ पे -15 डिग्री सेल्सियस था, तो उन्होंने पूछा कि आप लोग इतना ठंड में कैसे रह लेते हैं। तो उन्होंने हंस कर जवाब दिया, आप लोग चैन से सो रहे हैं इसलिए तो हम लोग यहाँ पे पहरा दे रहे हैं। तो देखिए यही होता है हमारे देश के जो अभी के टाइम में आप लोग रियल हीरो किसको मानते होंगे, इनमें शाहरुख खान, अजय देवगन हो गया, यहाँ पे जो नए नए नृत्य कला है उन लोग को आप लोग मानते होंगे, लेकिन वो लोग तो हम लोगों को इंटरटेनमेंट करवाते हैं। लेकिन हमारे जो रियल हीरो है वो लोग देश के जवान है, वो फौजी है, जो अपने जान की परवाह न करके हम लोग के लिए वो खड़े जाते हैं। -15 डिग्री सेल्सियस समझ आए। अभी के टाइम में थोड़ा ठंडा लगता है तो ठंडा लगता है, सब लोग में घुस जाते हैं कि भाई बहुत ठंडा थोड़ा सा ही ठंडा लगता है, तो -15 डिग्री सेल्सियस में वो लोग रहते हैं एकदम सीना तान के खड़े उन लोग। लेकिन उन लोग अभी उन लोगों के लिए भी लोग खिलवा अति समझते मजाक के विषय में बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वो है तभी हम लोग हैं, जी हैं, खुली हवा में सांस लेना, नहीं तो बस खत्म था। वो लोग अगर फौज लोग छोड़ दे अपना काम ठीक से ना करें, ये पुलिस की तरह घूस लेने लगे, आम की तरह घूस लेने लगे, तो ज़्यादा टाइम लगेगा कि देश बर्बाद में। इसलिए जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसी तरह ये फौज लोग हैं। अगर ये लोग हैं तो हम लोग सीधा खड़े हैं, अगर मान लीजिए रीढ़ की हड्डी ना रहे तो खड़े हो पाएंगे, कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। तो उनका सम्मान करना चाहिए हम लोगों को। ठीक, तो फिर बताते हैं कि बोलते हैं कि फेरी भटूला, फिर मिलेंगे कभी।
और वो जितेंद्र जी वो जीप चालू करके आगे बढ़े फिर एक छावनी मिली जिसपे लिखा हुआ था कि वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, ठीक, कुछ इसी प्रकार वो लिखा हुआ था। आगे क्या होता है हम लोग देखते हैं। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैशाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन सकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं उस रास्तों को बनाने में जाने कितनों की जीवन अपनी मी हाथ के पूर्व ही खत्म हो गई है। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था। फिर बताया इनका जो मन उदास हो गया। हम बताया ना कि हम लोग जो वैशाख के महीने में ही 5 मिनट में ठिठुरने लगते हैं, लेकिन ये जो जवान होते हैं वो पौष और माघ के महीने में भी जो यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल के अलावा सारा चीज़ को कुल्फी बना देता है, एकदम कुल्फी बना देता है। उस जगह पे भी वो लोग तैनात रहते हैं। वो अपने देश की रक्षा करने के लिए वो अपना जान प्राण त्याग कर वो तैनात रहते हैं कि जो जिस जगह पे मान लीजिए जो रास्ता बनाने के लिए वो लोग कितने लोगों का जान चला जाता है, वो पहाड़ों के इलाके में रास्ता में धुंध में दिखता नहीं है ठीक से। तो सोच लीजिए वहाँ पे जो बर्फ की बारिशें हो रहा है उस जगह पे फौजी लोग हमारे देश के रियल हीरो लोग कैसे रह रहे होंगे, समझ, वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि मेरे लिए ये जो यात्रा है सचमुच एक खोज यात्रा है, ठीक। फिर इन्होंने लायुंग चले गए, लायुंग से युमथांग चले जाएंगे। अभी जस्ट नेपाल से ही आया था कौन, जितेंद्र जी, ताजा अभी जस्ट आए थे। इस पर आगे क्या पता चले हम लोग देखते हैं। घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेर पियूता और रोडोडेंड्रो का फूल। जितेंद्र बताने लगा, बस पंक्ति देखिएगा, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लोगों की लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इस घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, बहादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से हटके ही सिखों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कई ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती युवती से मैं पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र राज्यवारा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किम भारतीय आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता नहीं है कि सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मनी ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। खैर, इस प्रकार में लेखिका बताती है कि जो युमथांग के घाटियां हैं उसमें एक नया आकर्षण जुड़ गया था। ढेर पियूता और रोडोडेंड्रो के फूल। जितेंद्र बता रहा था कि बस 15 ही दिन में ये फूल इस तरह खिल जाएंगे कि जैसे लगेगा कि फूलों की सेकी रखा हो, कुछ इस तरह खिल जाएगा। फिर बताते हैं कि युमथांग है वहाँ के जो रास्ता है वो अपेक्षाकृत था, जो इससे डर का एहसास नहीं होता था। फिर आगे चलते हैं तो वो देखते हैं कुछ बंदरों को जो कुछ अकेले थे और कुछ अपने बाल बच्चों के साथ थे। फिर इसी तरह युमथांग के पहाड़ियों और घाटियाँ के बीच आँख मचौती खेलते हुए जीप कबूतरों को उड़ाते हुए आगे बढ़ी, ठीक। तो क्या वो निराश हो गए? क्यों निराश हो गए? क्योंकि वो कटाओं के बर्फ से ढका हुआ पहाड़ को देखने के बाद उनको जो युमथांग है वो थोड़ा फीका लगने लगा, ठीक। और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कई ज़्यादा रोमांचक मंजिल का सफ़र होता है। बहरहाल में एक सिक्किमी युवती थी, वो चिप्स बेच रही थी। तो इन लेखिका ने पूछी कि क्या आप सिक्किमी हो? तो वो उसने जवाब दिया, नहीं, मैं सिक्किमी नहीं, मैं इंडियन हूँ, ठीक। और उसके बाद वो बताने लगी लेखिका कि उनको बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि तो उनको पता ऐसे जो सिक्किमी लोग हैं भारत के साथ ऐसे घुल मिल गए थे कि लगता ही नहीं था कि सिक्किम भारत में था, ठीक। और तभी जब जीप में बैठने ही वाली थी तब एक कुत्ते ने रास्ता क्रॉस किया, काट दिया। तो वो जो इनके साथ जो मनी थी वो बता रही थी कि ये सिक्किमी कुत्ते हैं जो भौंकते नहीं हैं, सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं, ठीक। तो वो लेखिका बताने लगी, क्या ये अंधविश्वास वाले बात करते हो? क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी चांदनी रात का पूर्णिमा का चांदनी रात भटा हो रहा होगा? खैर, इस प्रकार कुछ बताते हैं। आगे क्या होता है चलिए हम लोग देखते हैं।
लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियाँ देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिड़क कर बाहर गिर गया थे। जिस जगह चावल छिड़क कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उन्होंने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। ठीक, कुछ फिर बताते हैं कि जो जितेन जी थे वो रकम रकम की जानकारी देते थे। वो कुछ दूर आगे चले तो वो उंगली दिखाए, करीब 3-4 किलोमीटर आगे चले तो वो उंगली दिखाकर बताते हैं कि ये जो पत्थर है वो गुरु नानक जी का फुटप्रिंट है। यहाँ पे वो जो उनके थाली से कुछ चावल के दाना गिर गए थे तो यहाँ पे जहाँ पे जो चावल के दाना गिरे वहाँ पे चावल की खेती होती है। ठीक, कुछ दूर आगे गए तो वो बताते हैं ये खेदुम है। ठीक, क्योंकि ये करीबन 1 किलोमीटर के एरिया में यहाँ देवी देवताओं का निवास रहता है। यहाँ पे जो गंदगी फैलाता है वो मर जाएगा। कुछ इसी पर आगे क्या बता चलिए हम लोग। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़ नहीं, झरने, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। मैंने कहा। गैंगटॉक नहीं मैडम, गैंगटोक है। गैंगटॉक नहीं मैडम, गैंगटोक कहिए। इसका असली नाम गैंगटोक है। गैंगटोक का मतलब है पहाड़। बताते हैं लिखिए इस पैराग्राफ में कि तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते हो। तब जितेन जो थे वो जीप निकाल कर बताते हैं कि नहीं मैडम, हम लोग पहाड़, नदी और झरने को पूजा करते हैं। अगर यहाँ पे गंदगी फैलाएंगे तो हम मर जाएंगे। ठीक, गैंगटॉक इतना सुंदर है, लेखिका ने कहा। ठीक, तो बोलते हैं कि गैंगटॉक नहीं मैडम, इसका असली नाम गैंगटोक है। गैंगटोक का मतलब पहाड़ होता है। कुछ इसी पर बताता है। आगे क्या पता चले हम लोग देखते हैं। मैं कुछ पूछती कि वो फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्टॉप नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी ने कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रहकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्टॉप बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन मैं कहती हूँ। जीप आगे बढ़ने लगती है। फिर इस बताते हैं जो जितेन जी वो बता रहे थे कि ये जो युमथांग है वो भी पहले टूरिस्ट स्टॉप नहीं था। जब भारत में सिक्किम मिला तब कुछ वर्ष के बाद भी नहीं मिला। तो जो यहाँ पे जो आर्मी लोग होते थे तो कप्तान शेखर दत्ता जो थे वो बताएं कि सिर्फ यहाँ पे आर्मी लोग ही नहीं रहेंगे, यहाँ पे टूरिस्ट स्टॉप बनाया गया। ठीक, तो वो रास्ता बना के उस युमथांग को टूरिस्ट स्टॉप बना दिया गया जिससे सब लोग आते थे। तो लेखिका बताती है कि हाँ, यही लोगों के जो असमाप्त कार्य जो है इसे सौंदर्य कहा जाता है। ये मन मन में सोच रही थी और जीव आगे बढ़ने लगा। कुछ इसी प्रकार कहानी खत्म हुआ। इस कहानी में से लेखिका सिर्फ इतना ही बताती है कि वो तो गैंगटॉक जाती है। पहले तो गैंगटॉक जाती है घूमने के लिए, तो वहाँ पे वो विशेषकर पहाड़ पे जो बर्फ होता है वो देखने जाती है। तो वो वहाँ पे नहीं मिला। तो वो जब नहीं मिलता है तो वहाँ पे जो सिक्किमी जो एक युवक बैठा था वो बता रहा था कि यहाँ पे नहीं मिलेगा, कटाव मिल जाएगा, वहाँ पे जो बर्फ का पहाड़ मिल जाएगा। ठीक, वो बताया। तो वो वहाँ पे गए तो उनको जो बर्फ मिला उनके उसके बाद कैसे गए, क्या रास्ता में हुआ, कि किस तरह अपना जो सफ़र है पूरा तय किया, वो इस कहानी में बताते हैं कुछ इसी प्रकार।